आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नालंदा गुरुकुल। तो नालंदा गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। ये जो यूट्यूब चैनल है नालंदा गुरुकुल, ये एनआईटियंस और गेट टॉपर्स के द्वारा चलाया जाता है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसी करेंट का पार्ट 5। क्या पढ़ने वाले हैं? एसी करेंट का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग क्या क्या मिलने वाला है, तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें होगा। क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। थ्योरी जो है, जो बच्चों को शिकायत रहता है कि सर थ्योरी कोई नहीं करवाते हैं, खाली प्रैक्टिस करवाते हैं, तो थ्योरी भी होगा और प्रैक्टिस भी होगा, दोनों चीज़ें मिलेगी। बाकी ये क्लास का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। आज की जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं वो एसी करंट का पार्ट नंबर 5 होने वाला है। और आज जो हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे ना, वो किस पे करेंगे, तो पावर की गणना, पावर कैलकुलेशन की, पावर की गणना कैसे की जाती है 3 फेज एसी करंट में, तो उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या चीज़ की चर्चा होगी आज? तो पावर की गणना कैसे करेंगे उसके बारे में चर्चा होगी और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जो बच्चे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हम लोग को मोटिवेशन जो है मिलता रहता है कंटिन्यूअसली। तो आइए देखिए, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि कल की क्लास में रह गए थे। कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, उसके बाद हम लोग नए थ्योरी पूरा पढ़ना शुरू करेंगे, पावर का मापन, पावर का मापन। तो आइए इस क्वेश्चन को फटाफट करके निपटा दीजिए, आप लोग से मुझे यही उम्मीद है। तो एक क्वेश्चन को पढ़िए। त्रिकला आपूर्ति तंत्र में, मतलब 3 फेज सिस्टम में, कितने 3 फेज सिस्टम में, ठीक है, 3 फेज सिस्टम में एंगुलर बोल रहे हैं कि कलाओं के बीच में कोणीय विस्थापन कितना होता है। तो ये सभी को पता है। ये क्वेश्चन जो है, इस तरह क्वेश्चन कल भी किए थे और सबको पता है क्या, कि फेज डिफरेंस जो होता है 360 डिवाइड बाई एन होता है, ठीक है। एन क्या है, तो फेजों की संख्या है। एन क्या है, तो फेजों की संख्या है। जितना फेज होगा वो एन मानेंगे, ठीक है। तो फेजों की संख्या, आपको क्या पता है कितना फेज है यहाँ पे, यहाँ बोल रहे हैं 3 फेज, क्या बोल रहे हैं, 3 कला मतलब 3 फेज। तो 5 क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बाई 3 तो हो जाएगा 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल, क्या हो जाएगा 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है इलेक्ट्रिकल एंगल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक संतुलित लोड और एक असंतुलित लोड, ठीक है, एक संतुलित लोड और एक असंतुलित लोड 3 फेज 4 वायर प्रणाली से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रणाली में क्या होगा, ठीक है, इस प्रणाली में क्या होगा। एक संतुलित लोड है और एक असंतुलित लोड है जो कि 3 फेज 4 वायर प्रणाली से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रणाली में क्या होगा। एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ के समझ में आएगा कि क्या चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं ये लोग, ठीक है। ऑप्शन पढ़ के ही समझ में आएगा क्या चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन है चारों वायरों में धारा होगी, चारों तारों में धारा होगी, ठीक है। चार वायर कहाँ से आ गया बोल रहे हैं, तो पहला बोल रहे हैं कि आपका 3 गो फेज हो गया, 3 गो फेज हो गया और एक क्या हो गया, एक न्यूट्रल हो गया। 3 फेज हो गया, एक न्यूट्रल हो गया। तो ये बोल रहे हैं आर बाई बी हो गया, एक तीसरा चौथा क्या हो गया, तो चौथा न्यूट्रल हो गया। पहला ऑप्शन बोल रहे हैं कि चारों तार में जो है करंट आपका होगा, ये ऑप्शन बोल रहे हैं। अगला बोल रहे हैं ओनली न्यूट्रल विल हैव करंट, मतलब खाली न्यूट्रल तार में करंट होगा, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं कि न्यूट्रल तार को कोई करंट नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं कि न्यूट्रल वायर में लाइटिंग लोड धारा और संतुलित लोड धारा के योग के बराबर होगा। तो ये 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा। अगर सोचिए, क्वेश्चन अच्छा है, सोचने वाला है, तो इसमें लीजिए आप लोग 30 सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड लीजिए, मैक्सिमम 45 सेकेंड ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही है। ए बी सी डी में क्या आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बनाए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन ध्यान में है। क्वेश्चन क्या बोले हैं, क्वेश्चन क्या बोले हैं, बोले 3 फेज 4 वायर सिस्टम। 3 फेज 4 वायर सिस्टम में यानी कि स्टार कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात हो रहा है, तो स्टार कनेक्शन के बारे में बात हो रहा है दोस्तों, ठीक है, स्टार कनेक्शन के बारे में बात हो रहा है। तो स्टार कनेक्शन कुछ ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पे एक और चीज़ क्या ऐड करना है, तो स्टार कनेक्टर में जो बीच वाला बिंदु होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल, और एक न्यूट्रल तार भी होता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम बोलते हैं। 3 फेज 4 वायर सिस्टम मतलब 3 फेज है और 4 तार का सिस्टम है, इसी को बोलते हैं किसको, तो स्टार कनेक्शन को, किसको, तो स्टार कनेक्शन को बोलते हैं, ठीक है।
अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि दो लोड लगाया है, क्या लगाया है, दो लोड लगाया है, एक संतुलित लोड है और एक असंतुलित लोड है। ठीक है, तो एक संतुलित लोड है और एक क्या है, असंतुलित लोड है। संतुलित मतलब बैलेंस्ड, ठीक है, और असंतुलित मतलब क्या होगा, अनबैलेंस्ड। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या सीखने वाली बात है, एक बार देख लेते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि खाली अगर संतुलित लोड होता, खाली अगर संतुलित लोड होता तो जो न्यूट्रल है उसमें जीरो करंट बहता है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी लोड संतुलित होगा, जब भी लोड संतुलित होगा तो न्यूट्रल में करंट कितना बहेगा, जीरो। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये बात क्या करना है, याद करना है। ये बात आपको पूरा याद रखना है। जब भी जो है संतुलित लोड खाली होगा तो उस न्यूट्रल में क्या करंट होगा, जीरो। लेकिन न्यूट्रल में कुछ ना कुछ करंट जरूर बहेगा अगर लोड क्या होगा, असंतुलित हो जाएगा तब। क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा तब। अभी क्या है, दोनों कनेक्टेड है, दोनों जुड़ा हुआ है, दोनों जुड़ा हुआ है, दोनों जुड़ा हुआ है, तो क्या है, इसके कारण तो कोई करंट नहीं आएगा न्यूट्रल में, इसमें तो के कारण कोई करंट नहीं होगा न्यूट्रल में, लेकिन इसके कारण असंतुलित लोड के कारण कुछ ना कुछ न्यूट्रल में करंट जरूर आएगा, कुछ ना कुछ जो है न्यूट्रल में करंट जरूर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आपको ध्यान क्या देना है कि चारों तारों में आपका करंट बहेगा। ठीक है, आपका आर फेज में, बाई फेज में, बी फेज में, जितना भी फेज है सब में करंट तो बहेगा ही, साथ ही साथ न्यूट्रल में भी करंट बहेगा, क्योंकि बाकी फेज में तो ऐसे भी करंट बहता ही है, लेकिन न्यूट्रल में कब करंट बहता है, जब अनबैलेंस लोड आ जाता है तब। जब अनबैलेंस लोड आ जाता है तब न्यूट्रल में भी करंट बहता है, ये ध्यान में रखना है। अब ऑप्शन को हम पढ़ेंगे, कौन सा ऑप्शन में हमारा सही बैठ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए, सभी चारों तारों में जो है धारा बहेगी। ठीक है, क्योंकि जो लोड है अनबैलेंस्ड है, क्या है, अनबैलेंस्ड है, एक लोड, एक लोड बैलेंस्ड है, दूसरा क्या है, अनबैलेंस्ड है, तो अनबैलेंस लोड के कारण जो है न्यूट्रल में कुछ ना कुछ धारा जरूर बहेगा, जीरो नहीं होगा न्यूट्रल वाला धारा। तो ये उत्तर हो जाएगा ये। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, तो ए। बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड द्वारा ली गई लाइन करंट 10 एम्पियर है। क्या बोल रहे हैं, थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड, सबसे पहले क्या है, डेल्टा कनेक्टेड, तो डेल्टा पकड़ना है, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा। अब हम बोल रहे हैं क्या, लाइन धारा, क्या बोल दिया है, लाइन धारा, तो लाइन करंट क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर। अब पूछ क्या रहे हैं, फेज करंट, क्या पूछ रहे हैं, फेज करंट। आपको डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट के बीच में जो संबंध है बिल्कुल याद होना चाहिए। क्या है संबंध, डेल्टा केस में, डेल्टा करंट केस में क्या होता है दोस्तों, तो लाइन करंट जो होता है √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट। ठीक है, फेज करंट को √3 से गुना कीजिएगा तब आपको लाइन करंट मिल जाएगा। ठीक है, अब वोल्टेज क्या होता है डेल्टा में, तब फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है, ये ध्यान में रखना है। डेल्टा कनेक्शन में यही दो बात ध्यान में रखना है। और क्या बात ध्यान रखना है, एक और बात ध्यान रखना है कि डेल्टा में जो है कोई न्यूट्रल नहीं होता है, कोई भी डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता है। चूँकि न्यूट्रल नहीं होता है तो आपको होम सप्लाई, मतलब घरों में जो सप्लाई आती है ना, या सिंगल फेज सप्लाई इसको बोलते हैं, वो डेल्टा कनेक्शन से नहीं हो पाएगा। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। चलिए इतना ही ध्यान रखना है। तो अभी के लिए क्या है, ये फार्मूला काफ़ी है, अभी के लिए क्या है, ये फार्मूला काफ़ी है, ये वाला। ठीक है, ये वाला फार्मूला जो है काफ़ी है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लाइन करंट, तो लाइन करंट क्या हो जाएगा, सॉरी आपको निकालना है फेज करंट। क्या दोस्त, आपको निकालना है क्या, फेज करंट। तो फेज करंट क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी फार्मूला सब साफ सब देख सकते हैं, फेज करंट क्या हो जाएगा, IL/√3 हो जाएगा। IL दिया हुआ 10 एम्पियर, 10 एम्पियर बटे √3 एम्पियर हो जाएगा। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है दोस्तों, तो बोलेंगे सर हमको दिख रहा है सी में, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप समझ में आ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, फिर से देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं कि एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन को बढ़िया समझिए, बोल रहे हैं क्या कि एसी सीरीज सर्किट। अब देखिए आपको पता है कि आर होता है, एल होता है और सी होता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, अनुनादी फ्रीक्वेंसी यानी कि रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अनुनादी फ्रीक्वेंसी यानी कि रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, या तो आप याद कर लीजिए, या तो आप याद कर लीजिए, या तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए क्या, कि ओमेगा √LC, ये होता है आपका अनुनादी फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या चीज़ पूछ रहा है, तो एफ लिखा है, मतलब फ्रीक्वेंसी हर्ज वाला चाहिए। तो आपको पता है क्या, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2πf,
इज इक्वल टू 1/√LC हो जाएगा दोस्तों। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2π√LC। ठीक है, तो 1/2π क्या है दोस्तों, 1/2π तो है कॉन्स्टेंट संख्या है, तो संख्या है। आपको फ्रीक्वेंसी को क्या करना है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो इसको बढ़ाना है। इसको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1/2π तो एक फिक्स है, ये तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, ये तो फिक्स है। तो आपको नीचे वाला क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को घटाना होगा। अगर आपको पूरा फ्रैक्शन को बढ़ाना है तो क्या करना होगा, जो नीचे है हर में है, ठीक है, उसको क्या होना, घटाना पड़ेगा। तो या तो आप एल को घटा दीजिए या तो सी को घटा दीजिए, दोनों में से कोई भी घट जाएगा तो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, या तो एल को घटाइए या तो सी को घटाइए। तो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, तो बोल रहा है जहाँ पे भी घटाने की बात कर रहा है ये ऑप्शन होगा। देखिए बी ऑप्शन में घटाने का बात कर रहा है, बाकी सब में जो है बढ़ाने का बात कर रहा था, बाकी सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो घटाना है किसको, कैपेसिटर को, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगर यहाँ पे रहता कि घटाना है प्रेरक को तो भी सही हो जाता। ठीक है, अगर प्रेरक को घटाना है वो भी सही हो जाता, कैपेसिटर को घटाना वो भी सही हो जाता, दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहने से बिल्कुल सही हो जाता। उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ये सब आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है, क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस भी करवा दिया जा रहा है। अब हम लोग मेन बिंदु पे आते हैं, जो कि आज हमारा मेन मुद्दा है। तो मेन मुद्दा क्या है, थ्री फेज परिपथ में, थ्री फेज सर्किट में पावर का कैलकुलेशन कैसे होगा, पावर का जो मेजरमेंट है, हम लोग मापना वाला काम कैसे करेंगे पावर का। ठीक है, पावर का जो हम लोग मापने वाला काम कैसे करेंगे दोस्त, ये बताइए। ठीक है, तो सबसे पहला बिंदु तो ये है कि पावर को नापने का जो बात हो रहा है यहाँ पे, किस पावर को नापने का बात हो रहा है। आप बोलेंगे सर तीन गो पावर होता है, तीन गो पावर होता है सर। एक होता है एक्टिव पावर, एक होता है एक्टिव पावर, एक होता है रिएक्टिव पावर, एक होता है सर अपरेंट पावर। आप लोग में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप तो अंग्रेजी मीडियम चले गए, हिंदी मीडियम भी तो आना है। अरे बिल्कुल भाई, तो एक्टिव पावर क्या बोलते हैं, सक्रिय पावर, सक्रिय पावर या शक्ति। इसका एक और नाम है भाई, क्या है, वास्तविक शक्ति। इसको रियल पावर भी बोलते हैं अंग्रेजी में, या वास्तविक शक्ति भी बोलते हैं। ठीक है, रिएक्टिव पावर को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो प्रतिक्रियाशील शक्ति। क्या होता है, प्रतिक्रियाशील शक्ति। दर्शाते कैसे, इसको P से दर्शाते हैं, इसको Q से, और लास्ट वाला को बोलते हैं आभासी शक्ति, आभासी शक्ति। इसको क्या चीज़ से दर्शाते हैं, तो S से। इन तीनों के बीच में संबंध कैसा होता है, एक बार जस्ट रिवाइज कर ले रहे हैं कि क्या क्या पढ़े थे, एक बार देख लेते हैं। तीनों के बीच में संबंध कैसा है, देखिए कैसा संबंध है। तीनों जो है समकोण बनाते हैं भाई, क्या बनाते हैं, समकोण। क्या बनाते हैं, समकोण। यहाँ पे एस यहाँ पे हो जाएगा दोस्त, ठीक है, पी आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और एंगल जो बनता है पावर फैक्टर वाला वो कहाँ बनेगा, तो पी और एस के बीच में बनेगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला बनेगा। ठीक है, ये वाला बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक समझ में आ गया जो समझना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या, कि अभी जो हम लोग शक्ति नापने की बात कर रहे हैं तो कौन सा बात हो रहा है, कौन सा बात जो है यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे बात हो रहा है दोस्तों किसका, यहाँ पे बात हो रहा है किसका, तो बात हो रहा है इसका, एक्चुअल पावर का, वास्तविक शक्ति का बात हो रहा है, सक्रिय शक्ति का बात हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा किसका बात होगा, अभी पूरा पूरा जो बात है इसका होगा, सक्रिय शक्ति का ही बात होगा। ठीक है, जो बोल रहे हैं इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कुछ फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे किस प्रकार से जो है यहाँ पे प्रयोग में आने वाला है। तो अगर पूछेंगे कि थ्री फेज में पावर का फार्मूला क्या होता है, कहेंगे सर थ्री फेज में पावर यानी कि शक्ति का फार्मूला क्या होता है, हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा इसको, आप लोगों में से कोई भी सदस्य इसको बताना चाहेगा तो हम बता देते हैं, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। जिसको याद होगा वीडियो को रोकिएगा, कमेंट करके बताइएगा, तब माना जाएगा कि आप रिवीजन करके भी आ रहे हैं भाई। √3 VL IL cos phi, √3 VL IL cos phi ये फार्मूला होता है। cos phi क्या होता है, पावर फैक्टर। cos phi क्या होता है भाई, पावर फैक्टर। ये हमेशा ध्यान में रखना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और पावर फैक्टर का और फार्मूला क्या है, तो P/Z, P/S भी है दोस्तों, P/S भी है। एक और पावर फैक्टर क्या फार्मूला है, तो एक R/Z भी है। R हो गया प्रतिरोध और J हो गया क्या, प्रतिबाधा, तो ये भी एक फार्मूला है। तो पावर फैक्टर का तीनों फार्मूला हमेशा ध्यान रखना है। तो ये हो गया एक तरीके से। और इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम फेज में लिखना चाहें तो लाइन हो गया, लाइन वोल्टेज, लाइन करेंट इंटू cos phi, √3 इंटू लाइन वोल्टेज गुना लाइन करेंट गुना cos phi। अगर आपको फेज में लिखना है, अगर आपको फेज में लिखना है तो कैसे लिखिएगा,
तो लिखना है √3 हो गया, अभी 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 गुना V फेज गुना I फेज गुने cos फाई, क्या हो जाएगा 3 गुना V फेज गुना I फेज गुने cos फाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 फेज में शक्ति का फार्मूला, 3 फेज में शक्ति का फार्मूला, ये भी है सही, ये भी सही है। इसमें से एक चीज़ क्या देख सकते हैं कि इसको ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, 3 गुना V फेज गुना I फेज गुने cos फाई, यानी कि 3 गुना सिंगल फेज पावर, क्या बोल सकते हैं 3 गुना सिंगल फेज पावर। ये ध्यान रखिएगा, सिंगल फेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई इंटू कॉस फाइव। ठीक है, V इंटू आई इंटू कॉस फाइव। तो ये फॉर्मूला को हम लोग देख सकते हैं कैसे, तो 3 गुना सिंगल फेज पावर। ठीक है, तो 3 फेज पावर क्या है, तो 3 गुना सिंगल फेज पावर भी है। ठीक है, ये कब बोल सकते हैं, तो ये बैलेंस सिस्टम में बोल सकते हैं। ये कब हम बोल सकते हैं, जो अभी बोले हम कि 3 फेज पावर क्या है दोस्त, तो 3 गुना सिंगल फेज पावर, संतुलित शक्ति, संतुलित सिस्टम में ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे आपको बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए, 3 फेज में पावर जो होगा दोस्तों, तीनों फेजों को मिला के जो जोड़ के जो आएगा पावर, उसी को बोलते हैं 3 फेज पावर। ठीक है, 3 फेज पावर। अब देखिए, जो पावर है, पावर मतलब एक्टिव पावर भाई, ये ध्यान रखना है। अभी जो हम लोग पावर कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिव पावर, यानी कि सक्रिय शक्ति, जिसको हम लोग P से दर्शाते हैं। P से दर्शाते हैं, तो P से दर्शाते हैं, उसी के बारे में बात हो रहा है, कुछ और बात नहीं हो रहा है। उसको नापने का जो तरीका है, वो क्या नाम है उसका नाम है वाट मीटर। वाट मीटर, कितना सिंपल नाम है, देखिए कितना सिंपल नाम है, वाट आगे ही लिख दिया है। और पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। तो वाट मीटर का काम क्या है, तो शक्ति का मापन करना। कौन सी शक्ति का, तो सक्रिय शक्ति का। तो वाट मीटर का काम क्या है, तो P को, यानी सक्रिय शक्ति को मापता है। कैसे नापता है, कैसे मापता है, एक बार मोटा मोटी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कैसे मापता है, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कैसे जो है ये पावर को मापता है। तो तरीका क्या है मापने का, मोटा मोटी देख लेते हैं। ठीक है, मोटा मोटी क्या करते हैं, देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो इसमें जो है मुख्यतः दो चीज़ होता है। मुख्यतः क्या होता है, दो चीज़ें होता है। क्या क्या होता है, एक होता है करेंट कॉइल, एक क्या होता है करेंट कॉइल। इसका नाम है, देखिए करेंट कॉइल, करेंट का नाम है करेंट कॉइल, इस कॉइल का नाम है करेंट कॉइल। इसका मतलब क्या करेगा, ये करंट को नापेगा। क्या करेगा, करंट को नापेगा। दूसरा का नाम है प्रेशर कॉइल। ठीक है, दूसरा का क्या नाम है, प्रेशर कॉइल। ये क्या करेगा, तो वोल्टेज को नापता है दोस्तों। क्या करता है, लोड में जो है वोल्टेज को नापता है। वोल्टेज को क्या करता है, मापता है। तो एक हो गया करंट कॉइल, तो करंट को नापता है। एक हो गया प्रेशर कॉइल, तो वोल्टेज को नापता है। क्या करता है, वोल्टेज को नापता है। और इस तरीक़ा से जो है कनेक्टेड रहता है। तो करंट कॉइल देखिएगा, करंट कॉइल आप क्या देख पा रहे हैं, करंट कॉइल आप देखिएगा तो क्या देख पाएंगे, तो करंट कॉइल आप देख रहे हैं कि सीरीज़ में है। करंट कॉइल जो है, ये वाला कॉइल जो है अपना लोड के साथ क्या चीज़ में है, सीरीज़ में है। और जो प्रेशर कॉइल है, लोड के साथ कैसे है, लोड तो यहाँ पे है, तो उसके साथ पैरेलल में है। क्या चीज़ में है, पैरेलल में है, समानांतर में है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, सीरीज में रहता है करंट कॉइल और पैरेलल में रहता है प्रेशर कॉइल। करंट नापता है करंट कॉइल, और प्रेशर कॉइल क्या नापता है, तो वोल्टेज नापता है। और इस प्रकार से वाट मीटर जो है आपको एक्टिव पावर नापता है। क्या नापता है, एक्टिव पावर नापता है। चलिए, समझ में आ गया। देखने वाले हैं कि कैसे केवल एक वाट मीटर की मदद से, कैसे केवल एक वाट मीटर की मदद से हम लोग पूरा का पूरा 3 फेज पावर जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस मेथड को क्या बोलेंगे दोस्तों, तो इस मेथड को बोलेंगे 1 वाट मीटर मेथड। क्यों बोल रहे हैं नाम 1 वाट मीटर मेथड, तो आपको पता है क्योंकि इस मेथड में केवल एक वाट मीटर से, केवल एक वाट मीटर से हम लोग पूरा का पूरा 3 फेज पावर जो है निकाल रहे हैं। इसलिए इस मेथड का क्या नाम है, तो 1 वाट मीटर मेथड, 1 वाट मीटर मेथड। ठीक है, तो आइए देख लीजिए वाट मीटर कहाँ पे है। तो वाट मीटर देखिए ये है, ये आपका लोड है दोस्तों, 3 फेज लोड। ये आपका वाट मीटर लगा हुआ है। वाट मीटर क्या करेगा, वाट मीटर क्या करेगा, तो वाट मीटर दोस्तों आपका पावर निकाल कर देगा। वाट मीटर आपको क्या देगा, तो एक्टिव पावर निकाल कर देगा। पी वाला जो एक्टिव पावर होता है ना, वो आपको निकाल कर देगा। वाट मीटर में ये वाला जो दोस्तों ऊपर वाला है, ये वाला, इसको बोलते हैं करेंट कॉइल। क्या बोलते हैं, करेंट कॉइल। जैसा कि नाम बता रहा है, करेंट कॉइल क्या करेगा, करेंट कॉइल सर करेंट मापेगा और क्या करेगा, बिल्कुल सही बात है, करेंट मापेगा, करेंट मेजर करेगा। वैसे ही जो नीचे वाला कॉइल है, जो नीचे वाला कॉइल है दोस्तों, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है प्रेशर कॉइल। क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है प्रेशर कॉइल। क्या नाम है, प्रेशर कॉइल।
प्रेशर कॉइल का क्या काम होता है? तो प्रेशर कॉइल का काम होता है दोस्तों वोल्टेज मापना, ठीक है, वोल्टेज मापता है। और ये पूरा का पूरा वाट मीटर क्या करता है? तो पावर नापता है, ठीक है। तो इसको कैसे लगाएंगे? तो एक फेज में वाट मीटर को लगाए हैं, ठीक है। 3 फेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एक हो गया आर, एक हो गया वाई फेज और एक हो गया बी फेज। किसी भी एक फेज में वाट मीटर को लगाए हैं और जो है पावर हम लोग कैलकुलेट किए हैं। क्या किए हैं? पावर को रीडिंग लिए हैं। जो वाट मीटर है ना वो रीडिंग देगा, ठीक है। क्या देगा? रीडिंग। वो रीडिंग को बोलते हैं डब्लू, ठीक है। मान लीजिए वो रीडिंग जो आया डब्लू आया, ठीक है। वाट मीटर जो रीडिंग दिया दोस्तों वो आ गया डब्लू। तो क्या दिया? ये जो दिया है एक फेज का पावर दिया है, क्योंकि वाट मीटर जो लगा है एक फेज में लगा है, तो एक फेज का दिया है। तो टोटल पावर जो हो जाएगा, टोटल पावर आपको क्या हो जाएगा? टोटल तीनों फेज का जो पावर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपको पता है एक फेज का पावर आपको दे दिया है, 3 फेज का निकालना है, तो क्या कीजिएगा? 3 गुना डब्लू हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 3 गुना डब्लू, 3 गुना डब्लू हो जाएगा, क्योंकि एक फेज का पावर तो आप वाट मीटर से निकाल ले रहे हैं। आपको क्या चाहिए? टोटल पावर चाहिए। टोटल पावर में कितना फेज है? तो 3 फेज है, तो तीनों फेज का पावर क्या हो जाएगा? तो 3 गुना डब्लू, 3 गुना डब्लू। समझ में आ गया? और ये सिस्टम जो है, जो सिंगल वाट मीटर सिस्टम है, सिंगल वाट मीटर मेथड है शक्ति के मापने के लिए, तो इसका जो है प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो केवल और केवल बैलेंस्ड सिस्टम में ही, केवल का केवल क्या है? बैलेंस्ड सिस्टम में ही इसका प्रयोग हो सकता है, संतुलित सिस्टम में ही हो सकता है, ठीक है। संतुलित सिस्टम कहने का क्या मतलब है? कि सारा का सारा जो लोड है, सारा का सारा जो लोड है बराबर है, सारे फेज में जो करंट है सब क्या है? बराबर है, तब उसको बोलेंगे क्या? संतुलित सिस्टम या बैलेंस्ड सिस्टम, ठीक है। तो संतुलित सिस्टम में या संतुलित भार में ऐसा हो सकता है खाली, ठीक है, कि एक ही वाट मीटर से पूरा का पूरा जो है पावर कैलकुलेट हो गया। कैसे? तो पहले एक फेज का किए और एक फेज जैसे निकल गया तो 3 से गुना कर दिए। जब संतुलित सिस्टम होगा तभी तीनों फेज में बराबर पावर होगा और वाट मीटर के रीडिंग को 3 से गुना करने पे आपको कुल पावर मिल जाएगा, कुल पावर मिल जाएगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये वाला बात एकदम ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जहाँ पे कोई बात है, अगर सबसे ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण बात है तो यही वाला है। ये सिंगल वाट मीटर मेथड जो है सिंगल फेज लोड के लिए इस्तेमाल में आता है, सॉरी बैलेंस्ड लोड के लिए इस्तेमाल में आता है, ठीक है। बैलेंस्ड सिस्टम यानी बैलेंस्ड लोड के लिए इस्तेमाल में आता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये बैलेंस्ड और संतुलित जो शब्द है इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आइए एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। सब कुछ आपके लिए लिखा गया है, लेकिन मैं आपको अतिरिक्त रूप से समझाता भी रहूँगा, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? यदि परिपथ जो है संतुलित हो, ठीक है, बैलेंस्ड हो, तो पावर जो है केवल एक वाट मीटर की मदद से ही, केवल एक वाट मीटर की मदद से ही निकाला जा सकता है, ठीक है। और इस विधि को क्या बोलते हैं? तो इस विधि को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो इस विधि को बोलते हैं सिंगल फेज 4 वायर प्रणाली, ठीक है। ये किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं स्टार कनेक्टेड को, ठीक है, स्टार कनेक्टेड को, स्टार कनेक्शन को बोलते हैं ना, 3 फेज 4 वायर स्टार कनेक्शन को बोलते हैं ना। तो ये हो जाएगा स्टार कनेक्शन, ठीक है। इसमें क्या करना है? इसमें तो वाट मीटर की रीडिंग लेनी है। मान लीजिए कि वाट मीटर की रीडिंग क्या आ गई? डब्लू आ गई। क्या गई? डब्लू आ गई। तो कुल क्या हो जाएगा? कुल पावर, वाट मीटर की जो रीडिंग डब्लू आई क्या हुई? ये सिंगल फेज पावर आपको देखने को मिला। क्या देखने को मिला? सिंगल फेज पावर। लेकिन आपको पता है चूँकि सिस्टम जब संतुलित है तो जो टोटल पावर होगा यानी कि 3 फेज पावर क्या होगा? तो 3 फेज पावर होगा 3 गुना सिंगल फेज पावर होगा। मतलब सिंगल फेज पावर जितना है उसको 3 से गुना करने पे आ जाएगा, तो 3 गुना डब्लू जो है आपका कुल पावर हो जाएगा, तीनों फेज का पावर हो जाएगा। आपको पावर फैक्टर कैसे निकालना है? तो आपको पता है कुल पावर जो होता है, कुल पावर जो होता है दोस्तों क्या होता है? √3 इंटू VL/IL cos फाई। ये 3 फेज में पावर का फार्मूला होता है। अगर आपको कहीं पावर फैक्टर निकालने बोल दे तो cos फाई, cos फाई क्या हो जाएगा? P डिवाइडेड बाई √3 इंटू VL गुना IL। सिंपल सी बात है दोस्तों, कुछ भी इसमें नया नहीं है। क्या है? कुछ भी इसमें नया नहीं है, बड़ा सिंपल सा चीज़ है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या चीज़ है? सबसे ज़्यादा कोई चीज़ महत्वपूर्ण यहाँ पे है तो एक ही चीज़ है, वो है जब परिपथ संतुलित हो, ठीक है, जो सर्किट जो है बैलेंस्ड हो। ये वाला महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट ये। तभी जाके आपको 1 वाट मीटर मेथड से आप पावर का मेजरमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे 2 वाट मीटर मेथड। 2 वाट मीटर मेथड कौन सा? तो 2 वाट मीटर मेथड। तो 2 वाट मीटर मेथड में क्या होगा? तो 2 वाट मीटर लगाएंगे। 2 वाट मीटर मेथड में 2 वाट मीटर का प्रयोग किया जाएगा और इसे क्या किया जाएगा? तो पूरा का पूरा 3 फेज का जो है पावर आपको निकाला जाएगा।
तो वाट मीटर को क्या करना है, किसी भी 2 फेज में जोड़ देना है। क्या करना है, वाट मीटर को किसी भी 2 फेज में जोड़ देना है। यहाँ पे आर फेज में जोड़ दिया है और बाई फेज में जोड़ दिया है, ठीक है। और दोनों का जो प्रेशर कॉइल है उसका एक एंड क्या है, तो कॉमन जो है बी फेज में है। क्या है, कॉमन जो है बी फेज में है आपका, ठीक है। जो प्रेशर कॉइल का एक एंड है, दूसरा छोर है, क्या है, तो आपको कहाँ जा रहा है, तो आपको जा रहा है तो ऐसा फेज में जिसमें वाट मीटर नहीं लगा है, ठीक है। तो इस कनेक्शन को थोड़ा समझ गए, कनेक्शन क्या किए, थोड़ा समझ गए, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है दोस्तों, अब क्या करना है, अब हमको क्या करना है, टोटल पावर जो है कैसे निकलेगा। तो टोटल पावर क्या हो जाएगा, टोटल 3 फेज पावर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2। मतलब पहले वाट मीटर का रीडिंग W1 मान लीजिए, दूसरे का मान लीजिए W2 रीडिंग आ रहा है। पहले का W1, दूसरे का W2 रीडिंग है, तो कुल पावर जो हो जाएगा दोनों को जोड़ने से आपको मिल जाएगा। कुल 3 पे जो पावर है दोनों के जोड़ने से आपको मिल जाएगा। अब tan phi मान लीजिए कि आपको पावर फैक्टर निकालना है, तो कैसे कीजिएगा, ठीक है। पावर फैक्टर अगर आपको निकालना है तो tan phi का फार्मूला क्या हो जाएगा उस केस में, तो tan phi क्या हो जाएगा दोस्त, तो tan phi जो हो जाएगा आपका √3 गुना ऊपर में हो जाएगा W1 माइनस W2, W1 माइनस W2, और नीचे में क्या हो जाएगा W1 प्लस W2। तो ये आपको आ जाएगा tan phi। अगर आपको पावर फैक्टर निकालना हो तो यहाँ से एंगल निकाल लीजिए, फाई एंगल, और उसको cos phi कर दीजिए। cos phi आपको पावर फैक्टर दे देगा। तो इस तरीके से आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी क्या समझना है, इसमें एक और मुख्य बिंदु क्या याद रखना है, तो एक और मुख्य बिंदु ये याद रखना है, एक और मुख्य बिंदु यहाँ पे क्या ध्यान रखना है दोस्त, एक और मुख्य बिंदु यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो पावर कैलकुलेशन का मेथड है, कौन सा मेथड, तो 2 वाट मीटर मेथड, ये दोनों के लिए संभव है। यानी कि बैलेंस्ड है, अगर सिस्टम बैलेंस्ड है तब भी, और सिस्टम जो है अनबैलेंस्ड है मतलब असंतुलित है तब भी, दोनों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। दोनों में इस मेथड का प्रयोग किया जा सकता है, एकदम सटीक रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो बैलेंस्ड रहे या अनबैलेंस्ड रहे दोनों में हो जाएगा, ठीक है। तो संतुलित रहे सिस्टम चाहे असंतुलित रहे, दोनों में जो है इसका प्रयोग हो सकता है। लेकिन पहले जो बताए थे क्या, सिंगल वाट मीटर मेथड, वो खाली संतुलित में प्रयोग हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में इसका प्रयोग हो सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो फार्मूला बताया ना, tan phi बराबर क्या बताए, tan phi बराबर क्या बताए दोस्तों, तो ये वाला बताए, √3 गुना W1 माइनस W2, ठीक है। √3 गुना W1 माइनस W2, ठीक है, डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। ये अपने अपने कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है। ये अपने कॉपी में उतार लीजिए, क्या उतारिएगा, tan phi बराबर √3 गुना W1 माइनस W2, सब अपने कॉपी में उतारिएगा इसको, डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। ये वाला फॉर्मूला आपको उतारना है, इस पे क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ये कौन सा मेथड में आएगा, कौन सा मेथड में ये अभी बात कर रहे हैं हम लोग, तो 2 वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड में हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में सब, ठीक है। सब नोट्स में इसको लिखिएगा, ये वाला फॉर्मूला सब नोट्स में आप लिख लीजिए। फिर बताता हूँ क्या करना है, फिर आपको बताता हूँ कि क्या करना है। अब देखिए क्या करना है, तो अलग अलग केस बनाते हैं, ठीक है। 3 केस हम लोग समझते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावना है। तो पहला केस में मानते हैं कि W1 और W2 क्या है, बराबर है। जैसे ही W1 W2 बराबर कर दिए तो tan phi क्या हो गया दोस्तों, तो tan phi W1 W2 बराबर हो गया, तो ऊपर में हो गया 0। tan का मान 0 कब होता है दोस्तों, तो 0 डिग्री पे tan का मान जो है 0 होता है। tan का मान 0 कब होता है, तो 0 डिग्री पे tan का मान 0 होता है, ठीक है। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अब हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताएंगे पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलिएगा सर cos phi, क्या होता है cos phi सर, तो बिल्कुल सही है। तो cos 0 का मान हो जाएगा 1, cos 0 का मान हो जाएगा 1। यानी कि जब भी W1 और W2 बराबर आ रहा है, जब भी हम लोग W1 W2 बराबर मान रहे हैं, तो पावर फैक्टर कितना आ जा रहा है, तो पावर फैक्टर 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसको याद नहीं करना है, एक बार देख लेना है किस प्रकार से जो है होता है, इस प्रकार से होता है, तो अपने आप याद रहेगा। खाली आपको ये फार्मूला याद करना है tan थीटा वाला, ठीक है। अपने आप पुट करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा केस बनाते हैं कि W1 या W2 दोनों में से एक जो हो जाए 0 हो जाए, ठीक है। कोई भी एक 0 हो जाए तब क्या होगा, कोई भी एक 0 हो जाएगा तब क्या होगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि W2 0 हो गया है, ठीक है, दोनों में सेम ही रिजल्ट आएगा। तो मान के क्या चलते हैं कि W2 जो है 0 हो गया, तब क्या होगा, देखिए tan phi क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर वाले फार्मूला में tan phi में रखिएगा तो क्या हो जाएगा, वो देखिए
तो tan फाई जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, W2 को 0 रख दीजिए तो ऊपर में W1 हो जाएगा, नीचे में भी W1 हो जाएगा, मतलब ये कट गया। तो tan कितना डिग्री का मान जो है √3 के बराबर होता है, आप लोग हमको बताइए। तो आप लोग बोलिए सर tan 60 डिग्री का मान जो होता है √3 के बराबर होता है। अब पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो cos फाई तो cos 60 डिग्री, यानी कि पावर फैक्टर जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कब पावर फैक्टर हो जाएगा 1/2, कब हो जाएगा भाई, कब होगा ऐसा चीज़, जब जब दोनों में से कोई एक जो है 0 होगा तब, जब दोनों में से कोई एक जो होगा 0 होगा तब। ठीक है दोस्त, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। दो चीज़ें, पहले हमने क्या पढ़ा, तो पहले हमने ये पढ़ा कि जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। जब दोनों में से कोई भी 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो पावर फैक्टर जो है आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हम इसमें रटवाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये याद रखिए और उसमें मान रख के देख लीजिए कि क्या आ रहा है। ठीक है, ये वाला याद रखिए, फिर मान रख के देखिए जो है क्या आ रहा है। अब हम तीसरा बात करते हैं। तीसरा क्या है कि W1 और W2 बराबर तो है, लेकिन क्या है, उल्टा रीडिंग में आ रहा है। ठीक है, एक माइनस में आ रहा है तो एक प्लस में आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि एक 60 वाट आ गया तो दूसरा आ रहा है -60 वाट, तो दोनों बराबर तो है, लेकिन क्या दिख रहा है, एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है। ठीक है, एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में है, तो उसमें क्या हो जाएगा, देखिए tan थीटा जो है ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में तो जो होगा होगा ही, नीचे में क्या होगा, अब देखिए ये वाला जो हम लोग मान के चले हैं, इस उनको जोड़ दीजिए तो W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि नीचे वाला भाग जो है 0 हो जाएगा और 1/0। ठीक है, ऊपर में कोई भी संख्या हो, नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ये जो है आपका अनडिफाइंड की ओर चला जाएगा। ठीक है, अनडिफाइंड की ओर चला जाएगा। और tan का मान जो है अनडिफाइंड या इन्फिनिटी कब होता है दोस्तों, tan का मान जो है 90 डिग्री पे 1/0 होता है या इन्फिनिटी होता है। तो ये जो थीटा आएगा वो 90 डिग्री आ जाएगा, थीटा जाएगा क्या जाएगा, 90 डिग्री। अब पावर फैक्टर होता है कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। तो इस केस में क्या हो गया दोस्त, इस केस में पावर फैक्टर आ गया 0। तो पावर फैक्टर का हम लोग 3 केस देख लिए, एक में पावर फैक्टर 1, एक में पावर फैक्टर आधा और एक में पावर फैक्टर जो है 0 ही आ गया। ठीक है, तो ये 3 केस को हम लोग मोटा मोटी याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, ध्यान रखिए तो ठीक है, नहीं तो आपको तो क्या हम बोले याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये फार्मूला याद कर लीजिए और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको रख देना है। हम भी याद करना आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप याद करते रहिए सब कुछ, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ याद करेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं है तो फार्मूला से ही आपको काम चलाएंगे, एक फार्मूला से सब हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आप ध्यान में रखिएगा, हम बाकी संभाल लेंगे क्वेश्चन जब आएगा तो। ठीक है, अब देखिए 2 वाट मीटर में जो शक्ति नापने का जो विधि है उसमें क्या क्या मुख्य बातें आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या है, पहला मुख्य बातें क्या है दोस्त, तो पहला मुख्य बात ये है कि ये जो विधि है संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार के लोड के लिए उपयुक्त है। तो सबसे बड़ा बिंदु तो यही है, आपको बताए थे सबसे बड़ा बिंदु क्या है, यही है। सबसे बड़ा बिंदु क्या है, तो यही सबसे बड़ा बिंदु है दोस्त, समझ रहे हैं, सबसे बड़ा बिंदु जो है यही है कि आपका ये बैलेंस्ड के लिए भी है और अनबैलेंस्ड के लिए भी आपको ये कर, बैलेंस्ड के लिए भी आपके लिए है दोस्तों और अनबैलेंस्ड के लिए भी है। कौन सा मेथड के बारे में बात हो रहा है, तो ये मेथड के बारे में बात हो रहा है आपका 2 वाट मीटर मेथड के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके लिए है, ये बैलेंस्ड के लिए भी है और अनबैलेंस्ड के लिए भी है। ठीक है, ये बैलेंस्ड के लिए भी है और अनबैलेंस्ड के लिए भी है, तो संतुलित के लिए भी है और असंतुलित के लिए भी है। तो ये वाला आपको ध्यान में रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है, अभी के लिए। फिर आगे क्या है, यह विधि जो है 3 फेज 3 तार प्रणाली में शक्ति मापन के लिए प्रयोग की जाती है, ये भी सही बात है। ठीक है, कुल शक्ति जो होता है दोनों वाट मीटर का जोड़ होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल वाट मीटर का जो रीडिंग होता है W1 प्लस W2 ये जोड़ दीजिएगा तो क्या जाएगा, टोटल जो है 3 फेज शक्ति आ जाएगा। ठीक है, 3 फेज शक्ति आपको देखने को मिल जाएगा दोस्त, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पे मिनिमम जो है 2 वाट मीटर की आवश्यकता होती है, ये भी आपको पता ही है, दोस्त। देखिए अब आ जाते हैं तीसरा केस पर। तीसरा क्या है, तो 3 वाट मीटर मेथड, 3 वाट मीटर मेथड से पावर का जो है मेजरमेंट कैसे होगा, 3 वाट मीटर मेथड से जो है पावर का मेजरमेंट कैसे होगा, एक बार देख लीजिए। इसमें क्या करना है, ये जो है सबके लिए है, पहले तो ये देख लीजिए, ये बैलेंस्ड के लिए भी है या संतुलित के लिए भी है और असंतुलित के लिए भी है, अनबैलेंस्ड के लिए भी है। ठीक है, बैलेंस लोड हो या अनबैलेंस लोड हो, दोनों के लिए ये उपयुक्त है, दोनों के लिए क्या है, सूटेबल है। क्यों, क्योंकि देखिए 3 गो फेज है, तीनों में अलग अलग वाट मीटर लगा दिए भाई, 3 फेज है, तीनों में अलग अलग वाट मीटर लगा दिए। बिल्कुल वैसा ही जब 3 लड़के रहते हैं किसी पिता के, तो तीनों को शादी कर दिया जाता है और तीनों को अलग अलग जो है
बंटवारा कर दिया जाता है, ठीक है। तो कोई ऊंचा नीचा भी रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तीनों जो है अपना अलग अलग रहेगा और तीनों क्या हो जाएगा, जोड़ करके पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जो कुल पावर हो जाएगा क्या है, बड़ा ही सिंपल है, तीनों अपना अपना पावर जो है कैलकुलेट कर लेगा अपना अपना फेज का, और तीनों को जोड़ दीजिए पट पट, ठीक है, सटासट जोड़ दीजिए, अपने आप आ जाएगा। तो पावर जो हो जाएगा कुल पावर 3 फेज में क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, तीनों पावर को पट पट जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए है दोस्त, ये किसके लिए है दोस्त, तो ये दोनों के लिए हो जाएगा, आपका बैलेंस सिस्टम के लिए भी और अनबैलेंस सिस्टम के लिए भी आपको ध्यान रखना है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो यह जो है संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार के लोड के लिए उपयुक्त है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें कुल पावर क्या हो जाएगा, कुल पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीनों जो पावर आ रहा है तीनों को जोड़ देना है, अपने आप आंसर आ जाएगा, तीनों जो पावर आ रहा है तीनों को जोड़ देना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ये दो मुख्य बिंदु जो है आपको ध्यान में रखना है, ये दो मुख्य बिंदु जो है आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बस, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मुख्य बिंदु जो है आपको स्टार मार दी। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्वेश्चन आपको किस प्रकार से प्रैक्टिस करवाया जाएगा, तो फिर से बताते हैं। अब क्या कराना है, प्रैक्टिस किस प्रकार से करना है, तो जो क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन रहेगा वहाँ पे आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा, मैक्सिमम आपको 45 सेकंड मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है तो आपको 30 सेकंड मिलेगा, आपको बनाना है, ठीक है, आपको इतना मिलेगा, आपको बनाना है, ठीक है। इससे आपको फास्ट होगा, इससे क्या होगा, आपको फास्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन में देखिए कुछ कैलकुलेशन है नहीं, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 30 सेकंड मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 30 सेकंड मिलेगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि 3 फेज के लिए संतुलित और असंतुलित दोनों तरह के विद्युत मापन के लिए कम से कम कितने वाट मीटरों की आवश्यकता है, कितने वाट मीटरों की आवश्यकता है। कब पूछा गया है ये कहाँ पे पूछा गया है, तो देखिए रेलवे ALP में ही पूछा हुआ है, ठीक है, 2019 में पूछा हुआ है। तो बहुत चांस है कि फिर से पूछेंगे ये लोग, ठीक है, बहुत चांस है कि फिर से ये लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए आपको क्या पढ़ा है, अभी 3 वाट मीटर का मेथड पढ़ा है, ठीक है। तो एक हो गया 1 वाट मीटर मेथड, ठीक है, 1 वाट मीटर मेथड, एक हो गया 2 वाट मीटर मेथड, है ना, 1 वाट मीटर मेथड पढ़ा है, फिर क्या पढ़ा है, 2 वाट मीटर मेथड पढ़ा है, फिर क्या पढ़ा है, तो 3 वाट मीटर मेथड पढ़ा है, यही तो पढ़ा है 3 चीज़, अभी यही तीनों चीज़ें पढ़ा है जी। तीनों क्या करता है, तो पावर का मेजरमेंट करता है। तो आपको ये बताए क्या कि 1 वाट मीटर मेथड जो है खाली इस्तेमाल कब होगा, जब सिस्टम जो है संतुलित होगा, बैलेंस्ड होगा तब, ठीक है, या लोड जो है जब बैलेंस्ड लोड होगा तभी इससे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या बताया, 2 वाट मीटर में यहाँ पे बैलेंस्ड रहने से भी काम रहेगा तब भी हो जाएगा, और अनबैलेंस्ड रहने से भी काम हो जाएगा, संतुलित और असंतुलित दोनों में ये उपयुक्त हो जाएगा। तीसरा में क्या होगा, जब 3 वाट मीटर प्रयोग करना है तो यहाँ पे भी बैलेंस्ड भी हो जाएगा और अनबैलेंस्ड भी हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब बोलिएगा सर यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, तो पूछ रहे हैं बोथ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड दोनों को क्वेश्चन पूछे हैं कि बैलेंस्ड के लिए भी चाहिए, अनबैलेंस्ड के लिए चाहिए। तो बोलिए सर 2 वाट मीटर भी हो सकता है और 3 वाट मीटर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, 2 वाट मीटर भी आंसर हो सकता है और 3 वाट मीटर भी आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो एक और चीज़ लिखा हुआ है जो बड़ा स्पष्ट कर देता है आपके आंसर को, क्या है, क्या है क्या लिखा हुआ भाई, तो यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट, कम से कम कितने वाट मीटर लगेंगे। तो 2 को भी काम हो जाएगा, 3 को भी काम हो जाएगा, 2 को भी काम हो जाएगा, 3 को भी काम हो जाएगा। तो क्या होगा आंसर इसका, तो कम से कम तो क्या होगा, 2 ही वाट मीटर होगा ना जी, कम से कम क्या होगा, 2 ही वाट मीटर ना होगा जी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये, आंसर हो जाएगा क्या, बी ए, आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी कि 2 वाट मीटर, क्या हो जाएगा 2 वाट मीटर। उम्मीद करता हूँ कि ये बढ़िया समझ में आया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कंप्यूटर महाशय आपकी स्क्रीन पे, अब बनाइए। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 3 फेज विद्युत मापन में 2 वाट मीटर का, 2 वाट मीटर, यहाँ 2 वाट मीटर का प्रयोग किया है, ठीक है, यानी कि 2 वाट मीटर मेथड का प्रयोग किया है। रीडिंग क्या है, तो W1 और W2 है। तो यदि पावर फैक्टर 0 हो, क्या बोल रहे हैं, पावर फैक्टर 0 हो, तो कैसे होगा भाई। इस केस में आपको क्या बताया, इस केस में आपको बताया कि tan का फार्मूला यहाँ पे लिखना है, tan फाई का फार्मूला हो जाएगा √3 गुना W1 माइनस W2, ये फार्मूला आपको याद करने के लिए बोले हुए हैं, भागा W1 प्लस W2, ठीक है, W1 माइनस W2 भागा W1 प्लस W2, ये आपको बताया था याद करने के लिए। अभी क्या बोल रहा है कि पावर फैक्टर 0 है, पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, तो cos फाई, इसका मान दे दिया 0,
तो बताइए कॉस जो है कितना डिग्री पे शून्य होता है, एक मिनट, कॉस फाई का मान क्या दे दिया है, जीरो दे दिया है, जीरो। अब बताइए कॉस जो है कितना डिग्री पे जीरो होता है, ये बताइए आप मुझे। तो बोलिए सर कॉस जो है 90 डिग्री पे जीरो होता है, कितना पे होता है, 90 डिग्री पे जीरो हो जाता है दोस्तों। कॉस जो है 90 डिग्री पे जीरो होता है, मतलब फाई का वैल्यू क्या हो गया, 90। फाई का वैल्यू क्या हो गया, 90। अब भी tan 90 का मान कितना होता है, tan 90 का मान दोस्तों होता है, कोई संख्या ऊपर में रहेगा लेकिन नीचे हो जाता है जीरो, ठीक है, 1/0 टाइप का हो जाता है आपका, अनडिफाइंड होता है ना। tan 90 का मान जो होता है अनडिफाइंड होता है, यानी कि 1/0 होता है, क्या होता है 1/0। इधर क्या लिखिएगा, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2, यानी कि जो नीचे वाला भाग है वो जीरो हो जाएगा, नीचे वाला भाग क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तुलना अगर करेंगे तो W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा दोस्त, जीरो हो जाएगा, यानी कि W1 बराबर माइनस W2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो है रीडिंग सेम होगा। मान लीजिए 60 वाट आया होगा तो दूसरे का क्या हो जाएगा, माइनस 60 वाट। खाली जो है एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा, ठीक है, एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो W1 सी ऑप्शन जब देखेंगे तो W1 और W2 बराबर हैं लेकिन विपरीत संकेतों के साथ हैं, ठीक है, माइनस साइन के साथ बराबर है। तो ठीक है, इसमें कुछ क्या करना था, इसमें क्या करना था, बड़ा ही सिंपल था। इसमें आपको ये करना था कि ये वाला ध्यान में रखना था, हमेशा आपको बताएं, याद रखना है आपको। कॉस फाई जो है उसका याद रखना है, फॉर्मूला बेसिक है, कॉस 90 का मान होता है जीरो, ये आपको पता होना चाहिए। अब फिर इसमें मान रख दीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं थ्री फेज थ्री कला शक्ति नापन में दो वाट मीटरों का समान रीडिंग दोस्तों, मतलब बराबर रीडिंग, यानी कि W1 बराबर W2 बोल रहा है, तो शक्ति गुणांक क्या होगा। आपको हमेशा बताए कि 2 वाट मीटर के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, tan फाई इजिकल टू √3 गुना W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2, ये होता है। अभी क्या बोल रहे हैं, अभी क्या बोल रहे हैं दोस्तों, अभी बोल रहे हैं कि W1 और W2 बराबर हैं, W1 W2 जैसे ही बराबर हो जाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ये वाला जो भाग है जीरो हो जाएगा ना दोस्त। तो ऊपर में जीरो हो गया तो tan फाई का मान क्या हो गया, ऊपर में जब जीरो हो गया तो पूरा का मान जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो फाई का मान कितना हो जाएगा, तो 0 डिग्री, ठीक है। tan का मान 0 डिग्री कब होता है, तो 0 डिग्री पे tan का मान जो है जीरो होता है, tan का मान जो है 0 डिग्री पे जीरो होता है। अब पावर फैक्टर क्या होता है, तो cos फाई, तो cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा 1, आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और फार्मूला पे आधारित है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, थ्री कला शक्ति नापन में दो वाट मीटर विधि में, देखिए दो ही वाट मीटर मतलब W1 और W2 वाला मेथड है। यदि एक वाट मीटर का पठनांक जो है शून्य है, मतलब कोई भी एक जीरो मान लीजिए, अभी W2 ही जीरो मान लेते हैं, तो दूसरा कुल शक्ति दर्शाए तो शक्ति गुणांक क्या होगा, तो शक्ति गुणांक क्या होगा। तो आपको क्या याद रखना है, tan फाई का फॉर्मूला याद रखना है, √3 गुना W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2। अभी हम लोग W2 का मान जीरो रख लिए हैं, तो W2 का मान जब जीरो रख दीजिएगा इसमें तो क्या आ जाएगा, tan फाई √3 W1 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई W1 प्लस जीरो। यहाँ पे क्या हो गया, tan फाई, देखिए √3 W1 डिवाइड बाई W1, ये कट गया तो आंसर क्या आ गया, tan फाई बराबर √3। tan कितना डिग्री का मान जो है √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। पावर फैक्टर लगाइए, पावर फैक्टर होता है cos फाई, cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा दोस्त, cos 60 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 1/2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.5, आंसर क्या हो जाएगा 0.5। सिंपल सा है, खाली क्या करना है, इस फार्मूला में रखना है, इस फार्मूला में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, थ्री कला प्रणाली में यदि सक्रिय पावर क्या होता है दोस्त, तो P का मान बोलते हैं सक्रिय पावर। और बाकी यहाँ पे यूनिट से भी आप देख सकते हैं, तो 4 किलोवाट है, कितना किलोवाट है, तो 4 किलोवाट है। आभासी शक्ति क्या होता है, तो S क्या है, 5 kVA है। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो प्रतिक्रियाशील शक्ति जो है उसका मान क्या, तो क्या मान होगा, क्या मान होगा। तो अब देखिए, अब पावर ट्रायंगल को याद कीजिए, पावर ट्रायंगल क्या होता है दोस्त, पावर ट्रायंगल क्या होता है आप याद कीजिए,
तो पावर ट्रायंगल जो होता है दोस्त राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये वाला जो कोण होता है इसको फाई बोलते हैं, यहाँ पे पी होता है, यहाँ पे एस होता है, यहाँ पे क्यू होता है। ठीक है, क्या होता है, ये होता है। तो इस ट्रायंगल से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ से क्या फॉर्मूला होता है, तो एस स्क्वायर जो होता है ना दोस्त, होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है दोस्त, ये होता है। ठीक है, अब देख लीजिए एस स्क्वायर तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, पी हो जाएगा देखिए 16, 4 का स्क्वायर, अब क्यू का स्क्वायर आपको निकालना है यहाँ से। क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 हो जाएगा 9। क्यू क्या हो जाएगा दोस्त, तो क्यू हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि 3। ठीक है, 3 kVAR क्या हो जाएगा, 3 kVAR उत्तर हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त, सी। क्या हो जाएगा, सी। तो आपको क्या यहाँ पे ध्यान रखना था, तो आपको ये वाला संबंध जो है ध्यान रखना था। ठीक है, या फिर ये ट्रायंगल ध्यान में रखना था, जैसा भी आपको सुविधा हो आपको समझ में आना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फटाफट बना दीजिए, जो पूरी उम्मीद है कि आप लोग बना देंगे। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए वाटमीटर द्वारा मापी गई पावर क्या होती है। ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए, कौन सा पावर जो है वाटमीटर मापता है। पर ऑप्शन पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा किस बारे में बात हो रहा है। तो पहला ऑप्शन बोल रहे हैं अधिकतम पावर, दूसरा बोल रहे हैं अपरेंट पावर, तीसरा बोल रहे हैं सक्रिय पावर, चौथा बोल रहे हैं प्रतिक्रियात्मक पावर। तो आपको पता है वाट मीटर क्या है, ये वाट मीटर है। क्या है ये, वाट। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये वाट नापता है। क्या नापता है, वाट। तो वाट किसका यूनिट होता है दोस्तों, तो एक्टिव पावर का। किसका होता है वाट यूनिट, तो एक्टिव पावर का, यानी सक्रिय शक्ति का या वास्तविक शक्ति का। ठीक है, एक्टिव पावर इसी को बोलते हैं वास्तविक शक्ति, रियल पावर भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको और क्या बोल सकते हैं, तो सक्रिय पावर भी बोल सकते हैं, सक्रिय शक्ति भी बोल सकते हैं। तो सब क्या है दोस्त, सब एक ही चीज़ है यहाँ पे। तो उत्तर हो जाएगा क्या, तो एक्टिव पावर यानी सक्रिय पावर हो जाएगा दोस्तों। उत्तर क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर यानी कि सक्रिय पावर हो जाएगा। तो वाट मीटर जो है एक्टिव पावर नापता है, ये पहले ही आपको बता चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कुछ चीज़, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आज का क्लास जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तब हम लोग सीखने वाले हैं कि स्टार में अगर दिया हुआ रहे, स्टार में दिया रहे तो उसको डेल्टा में कैसे बदलना है। ठीक है, स्टार में जब दिया रहे तो उसको डेल्टा में कैसे बदलना है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टार और इसको बोलते हैं डेल्टा। एक बार फिर से देखिए, इसको बोलते हैं स्टार और इसको बोलते हैं डेल्टा। देखिए, जब भी आपको स्टार से डेल्टा में बदलना हो तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या कीजिएगा, देखिए एक बिंदु की मदद से ना ये सब बिंदुओं को मिला लीजिएगा, तब आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, क्योंकि डेल्टा बनेगा ना तो ये जो हम डॉट 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 करके ब्लू लाइन से बना रहे हैं ना, वही रेखा पे बनेगा, बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं कि इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल उस प्रकार से यहाँ पे जो है बन रहा है। समझ में आ रहा है, चलिए देखिए, बिल्कुल जो है उसी प्रकार से दिखेगा जैसे यहाँ पे हम लोग ब्लू लाइन से दिखाए हैं। ठीक है, ब्लू डॉट 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 लाइन से जो दिखाए हैं ना यहाँ पे, बिल्कुल उसी प्रकार से जो है डेल्टा बनेगा, बिल्कुल उसी प्रकार से जो है डेल्टा बनेगा। देखिए वही डेल्टा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, वही डेल्टा जो यहाँ पे बना है। अब कैसे निकालिएगा, मान लीजिए कि ये वाला ब्रांच निकालना है, ये वाला ब्रांच निकालना है जो कि यहाँ पे ये भी है, आर ए बी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस का नाम आर ए आर बी आर सी है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे आर ए बी, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, आर ए बी। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा आर बी सी, और इसको बोलेंगे आर सी ए। ठीक है, आर सी ए। अब एक का निकालते हैं, आर ए बी का निकालते हैं। क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको यहाँ पे निकालना है तो क्या कीजिए, पहले इसको जोड़िए, फिर इसको जोड़िए, प्लस ये दोनों को गुना कीजिए, भागा इससे कीजिए। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे पहले जोड़ दिए, आर ए बी निकालना ये वाला, क्या कीजिए, आर ए को जोड़ दीजिए, आर बी को जोड़ दीजिए। ठीक है, ये दोनों जुड़ गए, ये दोनों क्या हो गए, जुड़ गए, प्लस ये दोनों को गुना कर दीजिए। ठीक है, आर ए आर बी। अब भागा किससे करना है, तो आर सी से, उल्टे वाले से। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से एक बार देखिए, आर ए बी निकालना है तो क्या कीजिएगा, आर ए बी निकालना, ये वाला निकालना तो क्या कीजिएगा, इसको जोड़िए, आर ए और आर बी को जोड़िए, प्लस आर ए आर बी को गुना कीजिए, भागा किससे कीजिए, आर सी से कीजिए। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला लिख दिए हैं, बाकी एक और लिख देते हैं, बाकी तीसरा आप लिखिएगा। तो आर बी सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी मामले में अगर आर बी सी को हम लोग देख लें तो क्या हो जाएगा, आर बी सी मतलब ये वाला, मतलब आपको कौन सा निकालना है, तो आपको निकालना है ये वाला। तो कैसे निकालिएगा, देखिए, तो आर बी प्लस आर सी को जोड़ दीजिए, प्लस क्या कीजिए, तो आर बी और आर सी को गुना कीजिए, और उसके उल्टा में क्या है, तो आर ए, उससे भागा दे दीजिए दोस्त, हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया।
ठीक है, इसे क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए अब बोल रहे हैं क्या कि अगर जो है स्टार कनेक्शन में तीनों जो आर है, आर ए आर बी आर सी जो है बराबर हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, अगर तीनों जो है आर ए आर बी आर सी जो है बराबर हो जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, उसके बारे में यहाँ पे जो है बात हुई है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तीनों जो है आर के बराबर हो जाएगा, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, तो क्या हो जाएगा देखिए। तो ये वाला आर निकालते हैं पहले, ठीक है, इसको आर ए बी बोल देते हैं। ये हो गया ए बिंदु, ये हो गया बी बिंदु और ये हो गया सी बिंदु। तो कैसे निकालिएगा आर ए बी, कैसे निकालिएगा दोस्त। तो आर ए बी निकालने के लिए क्या करना है, आर ए प्लस आर बी, दोनों का मान क्या है आर प्लस आर। फिर क्या करना है, आर ए आर बी को गुना करना है, तो आर गुना आर भागा क्या करना है आर सी, तो वो भी आर ए है, तो आर से आर कट गया, क्या हो गया आर प्लस आर, यानी कि 3R हो गया दोस्त। क्या हो गया 3R, क्या हो जाएगा 3R। तो अगर आपका स्टार कनेक्शन में सब आर है तो डेल्टा कनेक्शन में क्या हो जाएगा, सब 3R हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3R हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वही लिखा है स्टार कनेक्शन में तीनों रेजिस्टेंस बराबर हो, तीनों का मान लीजिए कि आर है मान, तो डेल्टा में क्या हो जाएगा, तीनों जो है 3R हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3R हो जाएगा। तो जब भी आप स्टार से डेल्टा में बदल रहे हैं तो आर जो हो जाएगा तिगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा तिगुना। कब होगा ऐसा, जब तीनों आर का मान जो है बराबर होगा, तब तीनों जो आर है उसका मान बराबर होगा तभी ऐसा होगा। अब डेल्टा के बारे में बात कर लेते हैं। अब क्या बात कर लेते हैं डेल्टा के बारे में। अभी देखिए क्या इसमें देखना है, एक मिनट के समझाने के लिए आपको किए थे। अब देखिए ये क्या चीज़ में है, ये आपका जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, ये कनेक्शन क्या चाहिए डेल्टा कनेक्शन। इससे आपको बदलना है क्या चीज़ में, तो स्टार कनेक्शन में बदलना है। क्या चीज़ बदलना है, तो स्टार कनेक्शन में बदलना है। कैसे बदलिएगा, कैसे बदलिएगा देखिए, जैसे पहले था बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ भी करना है। करना क्या है, सबसे पहले देखिए इसको जो है, इसको क्या करना है, सबसे पहले डेल्टा है, इसको स्टार में कैसे हम लोग देखेंगे उसको देख लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग जो है बना लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है बना लीजिएगा तो आसानी होगा याद करने में। इस तरीके से हम बना लिए डॉट 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 करके कि वही वाला जो है यहाँ पे आपको दिखेगा, वही वाला जो है यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए क्या करना है, मान लीजिए ये वाला मान निकालना है। ठीक है, ये वाला मान निकालना है तो उसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए दोनों है आर ए बी है और आर सी ए है। तो यहाँ पे देखिए ए जो है कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर निकलेगा उसका नाम होगा आर ए। क्या नाम होगा दोस्तों, आर ए। तो आर ए क्या हो जाएगा, आर ए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आर ए जो आएगा दोस्त, यहाँ पे जो आर ए आएगा वो क्या होगा, ये दोनों को गुना करना है, ये दोनों को गुना करना है, अब भागा में तीनों को जोड़ देना है। ठीक है, ये दोनों को गुना करना है और नीचे में तीनों को जोड़ देना है। ठीक है, इसको इसको और इसको देखिए कैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आर ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आर ए बी इंटू आर सी ए डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। क्या कीजिएगा, तो ये वाला अगर मान आपको निकालना है तो ये दोनों साइड वाला को गुना करना है। ठीक है, दोनों साइड वाला को गुना करना है और क्या करना है, नीचे तीनों को जोड़ देना है, ये तीनों को जोड़ देना है। देखिए एक लिखा हुआ है, दूसरा आपके लिए लिख देते हैं, बाकी हम लोग याद करने पे इसको ध्यान नहीं देना है। इसको जो है एग्जाम के सबसे नज़दीक में जाकर पढ़ना है ताकि ध्यान में रहे। ठीक है, काहे कि ये सब जो है तुरंत आदमी भूल जाता है। अगर आर बी निकालना है हमको, ये वाला मान निकालना है दोस्तों, तो क्या करना है, ये वाला मान निकालना है तो क्या करना है, जो आप दोनों साइड में है, दोनों साइड में उसको गुना करना है। तो ये एक साइड हो गया, एक साइड ये हो गया, दोनों क्या करना है गुना करना है। तो कर देते हैं गुना, तो कर देते हैं ना गुना। तो देखिए आर ए बी हो गया और आपका आर बी सी हो गया, और नीचे क्या करना है सबको जोड़ देना है दोस्त। तो आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ठीक है, तीनों को जोड़ दिए, आ गया आंसर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। वैसे ही आर सी भी आप निकाल सकते हैं, वैसे ही आपको आर सी निकाल लेना है। आप आर सी निकाल लीजिए, फिर हमको बताइए सर आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो आर सी आप निकाल लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ लेंगे। चलिए, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही जब तीनों आर को बराबर माने थे, और यहाँ पे आप तीनों आर को बराबर मानिएगा तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार देख लेते हैं। यानी कि डेल्टा कनेक्शन में है, डेल्टा कनेक्शन में है, तीनों आर मान लीजिए बराबर है, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। अगर आप इसको स्टार कनेक्शन बनाइएगा, ठीक है, स्टार कनेक्शन बनाइएगा तो क्या होने वाला है, जो स्टार कनेक्शन बनाइएगा तो क्या होने वाला है, होगा कुछ नहीं, क्या हो जाएगा आर बटे तीन आर बटे तीन आर बटे तीन हो जाएगा। मतलब तीनों जो है आर 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आर जो है आर बटे तीन हो जाएगा, आर जो है क्या हो जाएगा आर बटे तीन हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या याद रखेगा हमको, क्या हमको याद रखना है, हमको ये याद रखना है जब भी आपको स्टार से डेल्टा में बदलते हैं तो एक आर जो है 3R हो जाता है, लेकिन डेल्टा से स्टार में बदलते हैं तो आर जो क्या हो जाता है आर बटे तीन हो जाता है, मतलब 1/3 हो जाता है बस।
अब देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि क्वेश्चन जब आए एग्जाम में तो दिक्कत ना हो। क्या बोल रहे हैं कि 3 प्रतिरोध का जो है स्टार संयोजन है। इस क्वेश्चन को आपको खुद से अटेम्प्ट करना है पहले, उसके बाद वीडियो को पहले रोकिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, बन जाए तो आंसर देखिए, अगर नहीं बने तो एक बार सोल्यूशन अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, बोला 3 प्रतिरोध जो है एक स्टार बनाते हैं, ठीक है। तो स्टार बना लीजिए भाई। स्टार जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। आर ए का मान दे दिया है, मान लीजिए कि ये आर ए है। देखिए एग्जाम में आपको आर ए आर बी तो नहीं भी दिया हुआ सकता है, तो आप क्या कीजिए इस प्रकार से बना दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको दे दिया है, ठीक है। ये हो गया आर ए बिंदु, ये हो गया बी बिंदु, और ये हो गया सी बिंदु, ठीक है। आपको क्या क्वेश्चन पूछा है, तो आर ए बी पूछा है दोस्त। तो सबसे पहले आर ए बी होगा कहाँ पे, देखिए तो ए बी जो है यहाँ पे होगा। सबसे पहले हम क्या बोले, सबसे पहले जो है आपको ट्राइंगल बना लेना है, ट्राइंगल बना लेना है, ठीक है, तब आपको आसान पड़ेगा। वही ट्राइंगल जो है दोस्त यहाँ पे भी बनने वाला है। तो आपको पूछ रहा है क्या, आपको पूछ रहा है क्या, तो ये वाला जो है ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये जो है आर ए बी हो गया, इसी का मान पूछ रहा है क्वेश्चन। कैसे निकालिएगा, देखिए कैसे निकालना है, देखिए कैसे निकालना है। ये वाला आपको मान पूछ रहा है, तो क्या कीजिएगा, स्टार से डेल्टा में बदलना है। तो कैसे होता है स्टार से डेल्टा में, क्या हो जाता है, पहले देखिए, पहले कैसे कीजिएगा, तो ये दोनों के बीच में है, ये वाला जो क्या है इसके और इसके बीच में है। क्या करना है, पहले 2 लीजिए, फिर क्या लीजिए 4 लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, फिर क्या कीजिए 2 और 4 को गुना कीजिए, और नीचे जो है 6 से भागा दे दीजिए, दूसरी साइड से क्या कीजिए भागा दे दीजिए। क्या हो जाएगा, तो हो गया 2 4 6 प्लस 8/6, यानी कि 4/3 हो जाएगा, 6 प्लस 4/3। एलसीएम ले लिया तो 3 आ जाएगा, 6 18 प्लस 4 यानी कि 22/3, 22/3 आ जाएगा दोस्त। क्या जाएगा 22/3 इसका मान आ जाएगा, यही उसका उत्तर हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे करना है, समझ में आया कैसे करना है, और फिर से देखिए कैसे करेंगे। तो जिसका भी मान पूछा होगा उसका इधर साइड वाला जोड़िए, इसको जोड़िए, प्लस दोनों को गुना कीजिए और फिर डिवाइड कर दीजिए, इससे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी प्रकार से क्वेश्चन इसमें भी है। क्या बोल रहे हैं कि एक डेल्टा है, तो एक डेल्टा बना लीजिए, फट 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 फट। ये सब जो है स्टार डेल्टा जो कन्वर्जन है ना, उसको आपको एग्जामिनेशन के जस्ट पहले 1 या 2 दिन पहले याद करके जाना है, ताकि आपको दिमाग में बैठा रहे, वरना आप भूल सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। देखिए ये हो गया आर ए बी सी हो गया, तो ये आर ए बी हो गया दोस्त, ये हो गया 6 ओम, ये आर बी सी हो गया तो 9 ओम, और ये आर सी हो गया तो 3 ओम। अब पूछ रहा है, अब पूछ रहा है स्टार कनेक्शन का बनाना है दोस्त। पूछ क्या रहा है, तो आर ए का मान पूछ रहा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, आर ए का मान पूछ रहा है। आर ए कहाँ पे है, देखिए आर ए कहाँ पे होगा, आर ए कहाँ पे होगा, एक मिनट रुकिए, इसको देखिए डॉट 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 से मिला लिए। आर ए जो है दोस्त यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा। कैसे यहाँ पे करते हैं, जब डेल्टा से स्टार में बदलते हैं तो कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करते हैं, तो आर ए आपको निकालना है, कैसे कीजिएगा। देखिए दोनों साइड में क्या है, एक ये है एक ये है, ये दोनों को गुना करना है, तो 3 गुना 6 कर दीजिए, नीचे में क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, 3 प्लस 6 प्लस 9, ठीक है। तो ऊपर में 18, नीचे में भी आ गया कितना 9 और 18, यानी कि 1 ओम हो गया दोस्त। क्या हो गया 1 ओम, 1 ओम इसका सटीक उत्तर है, 1 ओम इसका क्या है सटीक उत्तर है। अभी ये मान लीजिए निकालना है, मान लो कोई पूछ लिया कि ये क्या होगा, तो ये तो पहले आरसी हो जाएगा। इसको निकालने के लिए क्या करना है, अगर मान लीजिए ये निकालना है तो ये दोनों को गुना करना है, तो 3 गुना 9 कर दीजिए, और नीचे क्या हो जाएगा, जो जाएगा 18 आता है, ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1.5 ओम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। समझ गए कैसे निकाले रहे हैं, तो जिसका भी निकालना है उसको दोनों साइड का गुना करना है, बाकी भागा में तीनों को जोड़ देना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि विद्युत परिपथ में जो है तारों का रंग कैसे होता है, किस प्रकार से जो है तारों का रंग होता है। तो देखिए दोस्तों, आपका अगर 3 फेज है, 3 फेज है तो क्या होगा 3 फेज में देखिए आपका रेड जो है रेड फेज को दिखाएगा, बाई जो है येलो जो है आपका येलो फेज को दिखाएगा, ब्लू जो है आपका ब्लू वाले फेज को दिखाएगा। 3 अलग अलग फेज होता है, आर फेज, बाई फेज और बी फेज। तो तीनों जो है अलग अलग कलर से हम लोग दिखा दिए। फिर जो ब्लैक होता है दोस्तों, ब्लैक क्या होता है आपका, जो ब्लैक होता है ना वो क्या चीज़ को दिखाता है, तो ये न्यूट्रल को दिखाता है, न्यूट्रल को दिखाता है, ठीक है। ब्लैक जो है आपको पता है न्यूट्रल को दिखाता है।
और जो आपको ग्रीन है ना, ग्रीन जो क्या चीज़ दिखाता है, अर्थिंग को दिखाता है, ये समझ में रखिएगा। ये क्या रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। तो ये हो गया 3 फेज़ का। वैसे ही यहाँ पे सिंगल फेज़ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। सिंगल फेज़ में वायरिंग का जो है किस तरीके से कलर कोडिंग रहता है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो जो रेड होता है ना दोस्त, रेड होता है लाइव वायर। ठीक है, लाइव वायर होता है, उससे हो गया आपका। जो ब्लैक होता है, ब्लैक होता है क्या, इसमें भी न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल तार है ना, उसको हम लोग ब्लैक से दिखाते हैं। ठीक है, ग्रीन जो होता है दोस्तों, और देख लीजिए ग्रीन जो होता है ना, ग्रीन तार जो होता है ना, उससे करते हैं ग्राउंडिंग। ग्रीन जो होता है ना, उसे क्या करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, यानी कि अर्थिंग करते हैं। ठीक है, ग्राउंडिंग करते हैं या तो अर्थिंग करते हैं, उसी को बोलते हैं। जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर है क्या, एक बार देख लेते हैं। लाइव वायर क्या होता है, तो वो वायर जिसके थ्रू करंट जो है आता है। ठीक है, वो वायर जिसके थ्रू करंट आता है। और आपका न्यूट्रल वायर क्या होता है, जिससे करंट जाता है। ठीक है, जिससे आता है करंट, वो होता है लाइव वायर। तो ये वाला वायर को बोलिए लाइव वायर, क्योंकि करंट आ रहा है। न्यूट्रल वायर से जो है करंट जाता है, वापस जाता है, तो करंट जा रहा है। और एक होता है अर्थ वायर। अर्थ वायर कहाँ पे होता है, तो मान लीजिए कि आपका है ये फ्रिज, ये फ्रिज है दोस्त। ये क्या है, फ्रिज है आपके घर का। ठीक है, तो अर्थ वायर कहाँ से होता है, तो इसके शरीर में लगा होता है। ठीक है, कोई सॉकेट में लगा नहीं होता है, इसके शरीर से लगा होता है। ये आपको जाके अर्थिंग में होता है। ठीक है, धरती में इसको गाड़ा जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है कि जब भी गलती से फ्रिज का चूँकि बॉडी जो है, फ्रिज का जो बॉडी है क्या से बना हुआ है, धातु से बना हुआ है। फ्रिज का जो बॉडी है ना, धातु से बना हुआ है। ठीक है, फ्रिज का बॉडी जो है धातु से, यानी कि मेटल से बना हुआ है। गलती से करंट जो है लीक कर गया, गलती से करंट लीक कर गया, तो क्या हो जाएगा, करंट जो है शॉर्ट होकर के, करंट जो है शॉर्ट करके कहाँ चला जाएगा, अर्थिंग में चला जाएगा। और जो व्यक्ति इसको छुएगा उसको जो है करंट नहीं मारेगा। ठीक है, फ्रिज को कोई छुएगा आदमी तो उसको करंट नहीं मारेगा, पूरा का पूरा करंट कैसे चला जाएगा, अर्थिंग में। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो न्यूट्रल, लाइव। ठीक है, न्यूट्रल, लाइव और ग्राउंडिंग का मतलब आप समझ गए। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप इस चैनल को, यानी कि नालंदा गुरुकुल यूट्यूब चैनल को आप प्यार दीजिएगा। इस चैनल को बहुत ही प्यार की आवश्यकता है। ये चैनल काफ़ी नया है, तो हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने मित्रगणों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा चैनल जो है ग्रो हो जाए। हमारा चैनल क्या हो जाए, ग्रो हो जाए, और अन्य लोगों तक भी इसका लाभ पहुँचे। ठीक है, हमारा चैनल जो है बहुत छोटा फैमिली है, अभी बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रगणों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप उनको सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाने में भी मदद कीजिए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।